स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायांकर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी उसके ऊपर एक छोटा सा पॉज लगा था। एंड आई वुड लाइक टू टेल दैट आई मिस्ड ऑल द व्यूअर्स ऑल्सो। ढेर सारे मैसेजेस आए जहां पे एस्पिरेंट्स ने पूछा कि सर एनसीईआरटी की सीरीज कब शुरू हो रही है। मैंने कहा कि जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। आप जानते हो कि देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ वर्कलोड मैनेजमेंट, इसीलिए इसके ऊपर एक छोटा सा पॉज लगा था। लेकिन आज से हम लोग वापस रेगुलरली एनसीईआरटी की प्रिपरेशन पे लग जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारी एनसीईआरटी की प्रिपरेशन में हम लोग एनसीईआरटी साइंस, राइट, साइंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, जहां पे मैंने आपको बताया था कि 6th, 7th और 8th की एनसीईआरटी के ऊपर हमारा प्राइम फोकस रहेगा, जहां पे हम लोग कंप्लीट इन एनसीईआरटी को कवर करेंगे। इसके अलावा 9th और 10th में कुछ सेलेक्टिव चीजें करेंगे। 11th 12th में तो केवल बायोलॉजी की डिस्कशन होगी एट द एंड। तो हम लोग 6th में, आपको पता होगा, इस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो, वी हैव कंप्लीटेड मल्टीपल चैप्टर्स। यहां से कंटिन्यू करेंगे। हम लोग चैप्टर 1, 2, चैप्टर 8 तक पहुंच गए थे। लास्ट बॉडी मूवमेंट हम लोगों ने डिस्कशन की थी, आपको याद होगा। तो इतने सारे चैप्टर्स की ऑलरेडी प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, तो यू कैन ऑलवेज फॉलो दोज लेसन्स ऑन दिस प्लेलिस्ट। और आज हम लोग चैप्टर 9 के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। बहुत जरूरी चैप्टर है, मैंने आपको बताया भी था। यहां पे आई वुड से चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स के डोमेन में चले जाएंगे, बेसिक फिजिक्स के डोमेन में चले जाएंगे, और अंत में हम लोग थोड़ा सा एनवायरमेंट, वाटर, एयर, गार्बेज, राइट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में चर्चा जरूर करें। और मैं यहां पे थोड़ा सा धीरे ही चलता हूं। मैंने आपको बताया सबसे जरूरी है 6, 7, 8 की एनसीईआरटी सबसे जरूरी होंगी, जहां पे हम लोग अपनी बेसिक्स को बिल्ड करेंगे। क्योंकि किसी भी बिल्डिंग को जब बनना है, किसी भी ऊंची हाई राइज बिल्डिंग को बनना है, तो फाउंडेशन यानी कि बेस बहुत बहुत जरूरी है। तो इसीलिए एनसीईआरटी के ऊपर कंटिन्यूअस फोकस है हमारा। सो लेट अस कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, चैप्टर नंबर 9। चलिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक सूचना है। आप जानते हैं कि हमारा स्टडी IQ का यूपीएससी फाउंडेशन बैच 3 शुरू हो रहा है 2024 के लिए, 2024 की प्रिपरेशन के लिए। ये आइडियल रहेगा आपके लिए। इस बैच की शुरुआत हो रही है 31 जनवरी से। और आपको ध्यान रखना है कि स्टडी IQ का जो फाउंडेशन बैच है, इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। यहां पे आपको आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी वन स्टॉप, जहां पे प्रीलिम्स, मेंस एंड इवन आई वुड से पर्सनल टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1-to-1 मेंटरशिप है, वी हैव ग्रुप मेंटरशिप, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। और ये सारी चीजें आप कंप्लीट सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, जहां पे 1000 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। लाइव डायरेक्टली घर पे क्लासेस डिलीवर की जाएंगी। आप देख सकते हो, इंटरेक्टिव क्लासेस होती है। आप हमारी पुरानी बैचेस का फीडबैक वगैरह ले सकते हो। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी ओनली फॉर 17,499। लेकिन अगर आपको इस प्राइस पे चाहिए तो 26 जनवरी तक आपके पास ऑप्शन है, 26 जनवरी तक, क्योंकि रिपब्लिक डे सेल चल रहा है। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे, राहुल लाइव, RAHUL लाइव, राइट, इस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा 1500 रुपीज का। यू कैन सी हियर 1500 रुपीज एक्स्ट्रा डिस्काउंट। डू नॉट फॉरगेट टू डू दिस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। अब यहां पे देखिए, अगर आप एनसीईआरटी में इस बुक को पढ़ोगे तो पहले आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताएगा, फिर हैबिटेट्स के बारे में बताएगा, फिर अडेप्टेशंस के बारे में बताएगा, अलग अलग हैबिटेट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहां पे मैंने थोड़ा सा इस चैप्टर की डिस्कशन को ट्वीक किया है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि पहले हम लोग ऑर्गेनिज्म को समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म क्या होता है, व्हाट इज एन ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। यहां पे मैंने एक डेफिनेशन ही दिया हुआ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग थिंग इज वन जिसका ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, और विच कैन रिएक्ट टू स्टिमुलाई, विच कैन रिप्रोड्यूस, विच कैन ग्रो, विच कैन अडेप्ट एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। अब ये जो सारे टर्म है, रिएक्ट टू स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस, ग्रो, अडेप्ट, ये सारी चीजें आपको चैप्टर में मिल जाएंगी, क्योंकि हम लोग 1 by 1 इन वर्ड्स के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन होम्योस्टेसिस क्या हो, होम्योस्टेसिस ये मैंने एक टर्म डाला हुआ यहां पे, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में देयर इज ऑलवेज एन इक्विलिब्रियम मेंटेन।
कि सारी चीजें ऑप्टिमम लेवल पे, क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएगी तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, कम हो जाएगी तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। होम्योस्टेसिस मतलब हमारे से बॉडी का टेम्परेचर एक रहेगा, यानी कि एक लेवल पे मेंटेन रहेगा। आपकी सेल्स का जो ऑस्मोसिस प्रेशर है वो एक लेवल पे मेंटेन रहेगा, तो सारी चीजें रेगुलेटेड रहेंगी। होम्योस्टेसिस में लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, या फिर आपकी दूसरी एनिमल्स हो सकते हैं, जैसे जैसे काउ, बफेलो, डॉग एटसेट्रा। आपके प्लांट्स हो सकते हैं, ह्यूमंस ऑफ कोर्स, हम तो है ही, हम तो सबसे डेंजरस लिविंग ऑर्गेनिज्म है मैं कहूंगा। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ इस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, और आगे वाले चैप्टर्स में आप इनकी जो भी फैमिली होगी, किंगडम होगी, उनके बारे में बात करेंगे, बट अगेन शॉर्ट में बात करेंगे। बट आई होप कि आपको एक आइडिया आ चुकी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। और इस चैप्टर में लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे नीड फूड। ठीक है, तो यहां पे सवाल है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, छोटे से छोटा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आप ले लो, प्लांट ले लो, एनिमल ले लो, बड़े से बड़ा भी एनिमल ले लो, सबको फूड की जरूरत पड़ती है। अब फूड की जरूरत मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं, बेसिकली जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमें उसमें से हम लोग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। हमारा जो सेल वर्क करना है, जो बेसिक यूनिट है लाइफ का, अगर उसको वर्क करना है तो उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी। अल्टीमेटली ग्लूकोज के फॉर्म में हमें एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? खाना खाना पड़ेगा, फूड। अब फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने शुरुआती दौर में बात की थी, चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में, फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस फूड से हमें जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से हम लोग हमारे अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उन्हें बरकरार रख सकते हैं, उन्हें मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने उस टर्म को दिया था होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमें फूड की जरूरत पड़ती है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फूड चाहिए, खाना चाहिए। दूसरा, क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं? डू ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ? यस, दे डू शो ग्रोथ। ठीक है, अब सवाल है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स डू शो ग्रोथ? यस। अगर आप बात करो छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो, अगर यूनिसेलुलर है तो उसके सेल का बल्क, यानी कि सेल का वेट, सेल का मास कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ रहेगा, या फिर सेल डिवीजन हो जाएगा। राइट, जैसे हमारा, अब हम हमारा तो उदाहरण दे सकते हैं, जब बच्चे होते हैं तो इतने से होते हैं, कितने होते हैं? 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो। अब जैसे बड़े होंगे आपकी हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा। प्लांट का भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखोगे प्लांट शो ग्रोथ, राइट, प्लांट ग्रो। अगर आप एक छोटा सा बीज डालो, बीज बो दो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद धीरे धीरे पेड़ बढ़ना शुरू होता है, तो प्लांट डू शो ग्रो। ह्यूमंस, हम लोग ग्रोथ बिल्कुल दिखाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे शो ग्रोथ, दे शो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मास। जैसे हम तो हाइट की बात कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल ग्रोथ इन मास दिखाई देता है, क्योंकि सेल डिवीजन होता है, सेल बढ़ता है, तो इन सभी चीजों से ग्रोथ जरूर दिखाते हैं। तो आपके लिए एक सवाल ही पूछा गया यहाँ पे, डू यू थिंक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स, मैं कहूंगा नॉन लिविंग थिंग्स, दे शो ग्रोथ? थोड़ा सा सोचिएगा, क्या वो ग्रोथ शो करते हैं? आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा, सर नहीं करते हैं। बिल्कुल, देखिए नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट शो ग्रोथ। ठीक है, लेकिन जैसे डिपोजिशन हो गई, किसी चीज की डिपोजिशन हो गई, जिससे हमें लगता है कि इट सीम्स लाइक इट्स ग्रोइंग, लेकिन वो नॉन लिविंग है। जैसे आपके दिमाग में, जैसे मेरे दिमाग में अभी आ रहा है हिमालय, जैसे हिमालय की बात कर ली, हिमालय इज अ नॉन लिविंग एंटिटी, बट हिमालय हम लोग कहते हैं कि उसकी हाइट कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। ठीक है, तो डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? यस। डू नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? नो, दे डू नॉट शो ग्रोथ, बट बिकॉज ऑफ सर्टन फिजिकल प्रोसेस, कुछ फिजिकल प्रोसेस, जैसे हिमालय का एग्जाम्पल है, हाइट में ग्रो हो रहा है, वो लाइफ की वजह से नहीं है, वो उसकी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक की वजह से नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राइट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, पहला कैरेक्टरिस्टिक था फूड चाहिए, दूसरा है ग्रोथ चाहिए, तीसरा है डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर? अब यहां पे मैं लिखूंगा यस। नाउ देयर आर एक्सेप्शंस फॉर श्योर, कुछ एक्सेप्शन आपको मिलेंगे, जैसे कि मैं कहूंगा स्पेशली एनएरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं, जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हवा की जरूरत नहीं पड़ती, वो सर्वाइव कर जाता है। ठीक, स्पेशली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे नीड टू रेस्पायर, यानी कि किसी तरह का गैस ट्रांसफर बहुत जरूरी है।
जैसे हम लोग बात कर सकते हैं प्लांट्स की, ठीक है। जब प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में वो इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उन्हें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, उन्हें चाहिए सनलाइट, उन्हें चाहिए सनलाइट, और उन्हें चाहिए आपका उन्हें चाहिए आपका पानी भी, ठीक है। दे ऑल्सो नीड वाटर। तो इसकी वजह से दे टेक दीज इनपुट्स एंड प्रोड्यूस देयर एनर्जी। जैसे एनिमल्स के लिए या फिर ह्यूमंस के लिए मैं कहूंगा हमें किस चीज की जरूरत है, वी रेस्पायर, हमें जरूरत है ऑक्सीजन की, हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। सो नोट दिस। यस, डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर? यस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर। जैसे ह्यूमंस को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, रेस्पिरेशन जरूर होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और है, डू ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड टू स्टिम्युलाई? स्टिम्युलाई, स्टिम्युलाई मतलब किसी भी तरह के सेंस ऑर्गन से क्या वो रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि कुछ स्टिमुलेंट हम लोगों ने दिया हुआ, जैसे कि अभी जैसे मैंने खुद को यहाँ पे चींटी दी है ना, चिमटी दी, तो पता चल रहा है क्या? यस, ऑफ कोर्स पता चल रहा है। तो कैन वी रेस्पॉन्ड टू दिस स्टिमुलाई? यस। जैसे ह्यूमंस एंड एनिमल्स दे डू रेस्पॉन्ड। अब एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे? थ्रू देयर सेंस ऑर्गन्स। अभी सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन सेंस ऑर्गन मतलब जैसे हमारी आंखें हैं, आंखें रेस्पॉन्ड करेंगे किसके लिए? अब लाइट है, अब कंटिन्यूसली लाइट को देखूंगा तो मेरी आंखें छोटी हो जाएगी या फिर मुझे आंखें बंद करनी पड़ेगी, तो लाइट को मैं रेस्पॉन्ड करूंगा। अगर ठंड लग रही, देखिए विंटर का सीजन है, ठंड लग रही है तो ठंड को मैं रेस्पॉन्ड करूंगा, या फिर किसी ने टच किया तो टच को रेस्पॉन्ड कर देंगे। आवाज मैंने सुनी, राइट, किसी शेर की आवाज आई तो जल्दी से भाग निकलेंगे, रेस्पॉन्ड कर दिया है ना, रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। तो ये सारी चीजें, वी हैव आवर स्किन, वी हैव आवर टंग इज फॉर टेस्टिंग। तो 5 सेंस ऑर्गन्स हम लोग कहते हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, नोज से हम लोग स्मेल कर सकते हैं, राइट, टंग है, स्किन है, तो ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जिससे वी डू रेस्पॉन्ड टू सम सॉर्ट ऑफ स्टिमुलाई। तो एनिमल्स के लिए तो ज्यादा कुछ मुझे लगता नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड होगा यहाँ, यू डू नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। एनिमल्स के लिए ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्या प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं ना? द क्वेश्चन इज, डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। सोचिए थोड़ा सा, प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं क्या किसी भी स्टिमुलस को? कि आपने पेड़ को थप्पड़ मारा, पेड़ रिस्पॉन्ड करेगा क्या? आपको लगेगा सर आपने थप्पड़ का एग्जांपल दिया, लेकिन यस, प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई। कुछ प्लांट्स है जहां पे स्पेसिफिकली हमें पता चल जाता है, लेकिन प्लांट्स का रिस्पॉन्स जो होता है इट इज रैदर स्लोअर, ठीक है। जैसे टच मी नॉट आपने देखा होगा, टच मी नॉट प्लांट, कि आपने उसको टच कर दिया, उसकी जो लीव्स है वो बंद हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर से वापस खुल जाएंगे। तो प्लांट्स ऑल्सो डू रिस्पॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल अभी मिमोसा दिया, मिमोसा इज ऑल्सो नोन एज टच मी नॉट, ठीक है, नोट कर लेना, ध्यान रखना इसके बारे में, क्लियर। तो प्लांट्स मैंने आपको बताया स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको ध्यान रखना है, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू दी स्टिमुलाई। अब इनके लिए भी स्टिमुलस क्या हो जाएगा? प्लांट को क्या चाहिए? पानी चाहिए भैया, सनलाइट चाहिए, तो पानी और सनलाइट को तो रेस्पॉन्ड करेंगे ही करेंगे। इसका मतलब क्या है? जिस तरफ पानी है उस तरफ अपनी जड़ें फैलाएंगे, जिस तरफ रोशनी है उस तरफ खुद को थोड़ा सा झुका लेंगे, है ना, कुछ इस तरह की चीजें। तो प्लांट ऑल्सो रेस्पॉन्ड्स टू लाइट, मॉइस्चर, ग्रेविटी, इन सारी चीजें, ग्रेविटी को भी रेस्पॉन्ड करेंगे जरूर। अब इसके लिए इसको कहते हैं ट्रॉफिज्म, प्लांट ट्रॉपिज्म। ऑल्दो ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला मैं आपको कुछ नॉलेज बता रहा हूं, प्लांट ट्रॉपिज्म, कि प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस को। जैसे कि कोई भी स्टिमुलस, जैसे फोटोट्रॉपिज्म, मतलब फोटो मतलब लाइट। अब ये आपने देखा होगा स्पेशली सनफ्लावर में देखा होगा, अगर आप खेत गए हो जहां पे सनफ्लावर है तो आपने देखा होगा लाइट को रिस्पॉन्ड करता है सनफ्लावर का जो फूल है, राइट, फूल है, उसकी दिशा बदल जाती है, आपने देखा होगा। इसके अलावा ग्रेविटोट्रॉपिज्म मतलब प्लांट ग्रेविटी के हिसाब से किस तरह मूव करता है, ग्रेविटी की वजह से एक तरफ झुक जाएगा, या फिर उसकी ग्रोथ में आप देख सकते हो, गलती से अगर वो गिर गया हवा से तो क्रॉस ग्रो करेगा, क्योंकि ग्रेविटी से ग्रो करने नहीं दे रही है, इस तरह चीजें। इसके अलावा हाइड्रोट्रॉपिज्म आपने देखा होगा, हाइड्रोट्रॉप जहां पे पानी, अब ये आपने देखा होगा स्पेशली जड़ों में, जैसे ये अपर, इसमें आपको ज्यादा दिखाई नहीं देगा, बट दे डू रिस्पॉन्ड, कि अगर पानी नहीं है तो पत्ते वगैरह छोड़ देंगे, लेकिन रूट्स में सबसे ज्यादा दिखता है कि जिस तरफ पानी है उस तरफ ग्रो कर जाएंगे।
इसके अलावा यू ऑल्सो हैव थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म मतलब टच। अब ये जैसे मिमोसा मैंने आपको बताया, मिमोसा, अब ये मिमोसा वाला एग्जाम्पल यहां पे आ जाएगा, उसको कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, नो कन्फ्यूजन। तो प्लांट्स भी रेस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस को। स्टिमुलस मतलब जैसे कोई भी तरह का स्टिमुलेंट आप प्लांट को दे दो, क्या वो रिस्पॉन्ड करेगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? यस, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सभी रिप्रोड्यूस जरूर करते हैं। रिप्रोडक्शन का मेथड अलग अलग हो सकता है। जैसे मैमल्स में दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। मैमल्स की बात करें, डायरेक्टली यंग वंस, या फिर अगर नॉन मैमल है, आपको पता है एग थ्रू एग, राइट, या फिर आपको फिजन से, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फिजन से या फिर बडिंग से, बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से रिप्रोड्यूस जरूर करते हैं, बिल्कुल, दे ऑल रिप्रोड्यूस। प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं सीड से, एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू एग्स, थ्रू यंग वंस एटसेट्रा, राइट। ये मेथड जरूर चलता है। ठीक है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपने देखा लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक निकले, बहुत सारे। खाना चाहिए, ग्रो करते हैं, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस है, रिप्रोड्यूस करते हैं और एक्सक्रीशन भी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे डू एक्सक्रीट, क्योंकि भैया अगर आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस चल रहा है, अगर एक सेल काम कर रहा है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा होगा, बिल्कुल। तो हमारी बॉडी में तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है, जहां से जिससे कि हम लोग मिक्चुरेशन करते हैं, जैसे यूरिनेशन में जाता है, या फिर जो खाना खाते हैं वो वेस्ट मटेरियल चला जाता है, राइट। बेसिकली थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम वेस्ट चला जाता है, तो एक्सक्रीशन भी होता है। अब एनिमल्स में तो आपने देखा ही होगा, एनिमल्स में इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, लेकिन क्या प्लांट्स में भी होता है, ये एक सवाल उठता है। डज इट हैपन इवन इन द प्लांट्स? क्या प्लांट्स में भी होता है, ये एक सवाल। बिल्कुल प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट, राइट, बट नॉट लाइक एनिमल्स, क्योंकि जैसे आपको ध्यान रखना है कि प्लांट्स लैक एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्लांट्स लैक, मैं कहूंगा, डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप नहीं होता है, तो इसीलिए आपने देखा होगा प्लांट सेल, अगर आपने देखा होगा प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। अब उस वैक्यूल में वेस्ट मटेरियल स्टोर करते हैं, सेलुलर वैक्यूल्स, इसमें वेस्ट मटेरियल स्टोर करते हैं। या फिर पत्ते हैं, पत्तों में वेस्ट मटेरियल स्टोर होते हैं, पत्ते गिर जाते हैं। या फिर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, पत्तों से सिक्रीट करते हैं। फिर स्टेम से, आपने देखा होगा इस तरह की चीज, जो कई बार हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रेजिन, आपने देखा होगा रेजिन, राइट, हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको पेड़ से निकाल कर, है ना। पेड़ का एक्चुअली वो वेस्ट मटेरियल होता है ना, पेड़ का वेस्ट मटेरियल है। क्रूड लैंग्वेज में बताना नहीं चाहता, बट फिर भी प्लांट का वेस्ट मटेरियल हम लोग रेजिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव? मूवमेंट क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? अब यहां पे आंसर हो जाएगा नो, स्पेशली प्लांट्स के केस में। प्लांट्स के केस में ये मूव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स अटैच्ड होते हैं टू सॉइल, यानी कि टू अर्थ, दे आर अटैच्ड टू सॉइल। लेकिन जैसे कुछ प्लांट्स है, स्पेशली पानी वगैरह में, तो पानी के साथ वो बह जाता है, ऐसा लगता है कि मूव कर रहे हैं, लेकिन प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें जो जड़ें होती है, उन जड़ों की वजह से वो एक जगह स्टेशनरी होते हैं। एनिमल्स डू मूव, ये तो पता है आपको। ठीक है, तो इससे आपको कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चले। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लिविंग है मतलब अगर जिंदा है तो भैया किसी न किसी दिन मरेगा, है ना। इसका मतलब क्या है? द कॉमन थिंग अमंग ऑल द लिविंग थिंग्स इज दैट लिविंग बींग्स दे ऑल्सो डाई। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इमॉर्टल नहीं है, वो मॉर्टल है, दे आर मॉर्टल। ठीक है, आई होप कि इससे आपको क्लियर हो गया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। क्लियर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है हम लोग जान लिया। नेक्स्ट, अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते कहां पे हैं? उसे कहा जाता है हैबिटेट, यानी कि जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसको कहा जाता है उसका हैबिटेट। अब मेरा हैबिटेट क्या है? मेरा हैबिटेट है ये, मेरा घर जो है मेरा हैबिटेट है।
मेरा जो सिटी है वो मेरा हैबिटेट कहलाएगा, ठीक है। तो मेरा हैबिटेट ये है। जैसे अब शेर का हैबिटेट क्या हो, शेर जंगल में रहेगा, राइट। जैसे या फिर मछली का हैबिटेट क्या होगा, मछली पानी में रहेगा, वो उसका हैबिटेट हो गया। तो हैबिटेट मतलब जो जिस जगह पे रहता है, यानी कि जिस जगह पे वो लिव कर रहा है उसको हैबिटेट कहते हैं। और उस हैबिटेट में रहने के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट करना पड़ता है, अडेप्टेशन, यानी कि उस पर्टिकुलर हैबिटेट से एडजस्ट करना है। अडेप्ट मतलब बेसिकली एडजस्टमेंट, और शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहां पे भी सेटल हूं, अर्थ पे सेटल हूं, कैसे सेटल हूं, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज कर रहा हूं, मुझे खाना मिल रहा है, मेरी सेटल लाइफ चल रही है, तो हैबिटेट बना हुआ है। तो हैबिटेट के लिए आपको ऑलवेज जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो हम लोगों ने अभी देखा, फूड चाहिए, रेस्पिरेशन करने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, गैसेस की जरूरत पड़ेगी, रिप्रोड्यूस करने के लिए जो भी आपकी फैसिलिटीज चाहिए वो चाहिए, सारी चीजें बेसिक चीजें चाहिए, वो आपको नीडेड है, उसको कहते हैं हैबिटेट, ठीक है। अब हैबिटेट में रहना है तो यू हैव टू एडजस्ट। अब आपको ध्यान रखना है, एडजस्ट या फिर अडेप्टेशन ये कोई शॉर्ट टाइम का नहीं है। प्लीज रिमेंबर, हैबिटेट में अगर मुझे अडेप्ट करना है, इट विल बी स्लो, इट विल बी स्लो, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अडेप्टेशन बहुत स्लो होता है, क्योंकि धीरे धीरे चीजों में आप सेटल हो जाते हो। एक जगह अगर सेटल होना है तो हम लोग कहते हैं कि यार हमारी पुश्तैनी जायदाद है ना। अब पुश्तैनी है मतलब भैया कम से कम 75 साल 100 सालों से पड़ी हुई है ना, तो आपने अडेप्ट किया, वहां पे सेट हो गए, वहीं पे अपना सब कुछ डेरा जमा रखा है, तो इसीलिए बना है ना। दैट इज द मीनिंग ऑफ अडेप्टेशन, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है दो टर्म्स के बारे में, अडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन के बारे में, ठीक है। अडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन के बारे में, तो यहां पे अडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन को कंफ्यूज नहीं कराना है। प्लीज रिमेंबर, एक्लिमेटाइज और अडेप्ट में आपको एक ध्यान देना है। अडेप्ट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। वही जहां पे मैं एक्लिमेटाइज लिखूंगा, एक्लिमेटाइज का मतलब है, यहां पे आप देख रहे हो रूट वर्ड आपको क्लाइमेट मिलेगा, है ना। एक्लिमेटाइज यानी कि उस जगह के क्लाइमेट से मुझे एडजस्ट करना है। अब इसका क्लासिक एग्जांपल क्या होगा कि चलिए मैं लद्दाख चला गया, लद्दाख में मुझे एक्लिमेटाइज होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लद्दाख हाइट पे है, तो वहां पे प्रेशर कम रहेगा, तो मुझे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होगी, ऑक्सीजन की शायद कमी हो सकती है। तो इसीलिए वहां पे जाने के बाद मुझे शायद 1 दिन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, 2 दिन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे एक्लिमेटाइज होना। या फिर आज मैं इंडिया में हूं, कल चला गया यूएसए। अब इंडिया में तो भैया हम लोगों का समय है कि भैया इस समय पे सोएंगे, इस समय पे उठेंगे, लेकिन उल्टा हो जाएगा यूएस में। तो यूएस में एक्लिमेटाइज होना है तो मुझे शायद 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लग सकते हैं, तो एडजस्ट हो जाएंगे वहां की स्लीप साइकिल, उसे कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। अडेप्टेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और अडेप्टेशन में क्या होता है, आपकी नेसेसरी चेंजेस हो जाती है, अडेप्टेशन में नेसेसरी चेंजेस हो जाती है। थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे, आई होप कि आपको समझ में आ गया। ध्यान रखना है, एक्लिमेटाइजेशन इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, बट अडेप्टेशन कैन टेक प्लेस इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ये भूलना नहीं, राइट। अब सवाल उठता है कि किसी भी हैबिटेट में मुझे अडेप्ट होना है, तो मुझे अडेप्ट होने के लिए किस तरह के फैक्टर्स के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, या फिर अडेप्ट होना है तो किन चीजों के लिए अडेप्ट होना है? 2 चीजों के लिए, एक तो बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। अब बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर मतलब जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे मुझे खाना चाहिए, मेरा खाने के लिए कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, तो मुझे दूसरे बायोटिक फैक्टर्स के साथ लड़ना पड़ेगा। या फिर नॉन लिविंग चीजें हैं, जैसे कि आपका पानी है, जैसे कि आपका लाइट है, जैसे कि आपकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, कुछ इस तरह की चीजें, तो मुझे एबायोटिक फैक्टर्स से भी अडेप्ट करना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, हैबिटेट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहेंगे, और इन चीजों के ऊपर निर्भर रहता है हमारा अडेप्टेशन, किस तरह मैं अडेप्ट करता हूं, ठीक है। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, हैबिटेट क्या है, अडेप्टेशन क्या है, एक्लिमेटाइजेशन क्या है, और अडेप्टेशन करने में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। और अब चलते हैं कुछ उदाहरण के बारे में कि हैबिटेट किस तरह के हो सकते हैं।
अब एक हैबिटेट यहां पे बात की गई है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब लैंड बेस्ड, ध्यान रखना है, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड बेस्ड। अब टेरेस्ट्रियल में एक उदाहरण है डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान में आपने देखा होगा कि चीजें ऑलरेडी अडेप्ट हो चुकी है। रेगिस्तान की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भैया बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, दिन में या फिर सुबह सुबह 5 बजे बहुत ठंड रहेगी, दोपहर में 12 बजे 2 बजे बहुत गर्मी रहेगी, फिर रात में 12 बजे बहुत ठंड हो जाएगी। अब इसको एडजस्ट भी करना है। अब इसको चीजें एडजस्ट कैसे करेंगे? धूप है मतलब पानी में नहीं है, वहां पे पानी नहीं है, बारिश साल में एक बार बारिश होगी, कभी कभार तो बारिश होगी भी नहीं, तो पानी नहीं, इससे मुझे एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट कैसे करेंगे? प्लांट्स, वहां के प्लांट्स को कहते हैं जीरोफाइट्स। अब वो एडजस्ट कैसे करते हैं भैया? बड़ी बड़ी जड़ें रहेंगी, पानी ढूंढने के लिए जाना है उनको, है ना, जड़ जाएगी पानी ढूंढने के लिए, लेकिन ऊपर से पानी का लॉस भी कम होना है। अब पानी का लॉस सबसे ज्यादा कहां से होता है? पत्तों से होता है, लीव से। लेकिन आपको खाना भी चाहिए, आपको फूड भी चाहिए, लेकिन लीव से पानी वेस्ट हो रहा है, फूड भी स्टोर करना है, तो स्टेम में फूड स्टोर कर लेंगे और लीव्स आपके बन जाएंगे थॉर्न्स। इसका क्लासिक एग्जांपल होगा आपका कैक्टस, आपने देखा होगा। इसके अलावा एफिमेरल भी होते हैं। एफिमेरल मतलब कभी कभार इनकी लाइफ साइकिल ही बहुत शॉर्ट होती है, लाइफ साइकिल ही बहुत शॉर्ट, जैसे बारिश, गलती से बारिश हुई तो बारिश में इनकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी, शॉर्ट टर्म प्लांट्स आपको मिलेंगे। बट मेजॉरिटी जो अडेप्ट कर चुके हैं, जैसे कि कैक्टस हो गए, डेट पाम हो गए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है, पानी का लॉस मिनिमाइज करते हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स है, एनिमल्स भी अडेप्ट करेंगे। अब एनिमल्स अडेप्ट करेंगे कि भैया क्या करना है कि हम लोग भैया अब नॉर्मल जो रेगिस्तान में नहीं रहते हैं, वो कहते हैं कि दिन में 4 लीटर पानी पीना बड़ा हेल्दी होता है। 4 लीटर पानी पियोगे तो 8 बार आपको मूत्र विसर्जन के लिए जाना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। दैट इज वाई दीज एनिमल्स दे ड्रिंक लेस एंड वेरी लिटिल यूरिनेशन, वेरी लिटिल परस्पिरेशन, यानी कि कई बार तो स्वेट ग्लैंड्स एब्सेंट भी होते हैं। इसके अलावा खाना स्टोर करना है, खाना स्टोर करने के लिए आपको फैट होता है। फैट कहाँ स्टोर करेंगे? जैसे कि कैमल है, कैमल आपका स्टोर करेगा इस हम्प में, तो कैमल तो भैया बहुत दिनों तक, राइट, 15 दिन, एक महीना पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलता हुआ रहेगा धीरे धीरे। इसके अलावा गर्मी कम करने के लिए इसके पैर थोड़े से वाइड रहेंगे। पैर भी कितने लंबे हैं देखिए, क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में ये हॉट है, ये गर्म है, तो इसको बॉडी पे गर्मी ना लगे, इसीलिए कुछ इस तरह के लंबे पैर होते हैं। या फिर आपको दूसरे कुछ एनिमल्स होते हैं जो खुद को बरो कर लेते हैं, रेत के अंदर चले जाते हैं, है ना, और इनकी आंखें भी जैसे स्लिट की तरह होती है, आंखें हो, इनके नाक हो, उसमें भी कुछ कुछ अडेप्टेशन हो आती है जिससे कि वो हीट से बचे। ठीक है, रेगिस्तान। इसके अलावा आपको मिलेंगे माउंटेन्स। अब माउंटेन एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, माउंटेन मतलब पहाड़ों पे। अब पहाड़ों पे क्या होगी? पहाड़ों पे होगी भैया ठंड, इट इज कोल्ड, और दूसरा है वहां पे बर्फबारी भी होगी, स्नोफॉल भी होगा। अब इससे बचने के लिए पेड़, आपने देखे होंगे पेड़, यहां पे इस तरह के जो पेड़ होते हैं इन्हें कहते हैं कोनिफर्स। कोनिफर्स। अब इनके पत्ते होंगे आपको कुछ इस तरह के। क्यों? क्योंकि उन पत्तों पे अगर बर्फ बैठ भी जाए तो बर्फ रुकेगी नहीं, नीचे गिर जाएगी। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इस तरह की जो रेटिकुलेट वेनेशन वाले पत्ते आपको नहीं मिलेंगे, यू डोंट फाइंड इट। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी आपको एडेप्टेशन मिलेगी, जैसे प्लांट एडेप्टेशन में आपको बता रहा था कि इनकी जो लीव्स रहेंगी, लीव्स आर कोनिकल इन शेप, पूरा पेड़ ही कोनिकल शेप रहेगा, पूरा पेड़ कोनिकल शेप रहेगा, छोटे छोटे इनके लीव्स रहेंगे, नीडल लाइक लीव्स रहेंगे, है ना। इसके अलावा जो एनिमल्स है, एनिमल्स में भी आपने देखा होगा, जैसे क्लासिक एग्जांपल है भालू, बेर। अब बेर पे आपने देखा होगा इतना थिक उसका फर रहेगा, क्योंकि बहुत ठंड है, ठंड से बचना है। हाइबरनेशन भी करते हैं यहाँ पे, कुछ कुछ है जो हाइबरनेट कर जाते हैं। हाइबरनेट का मतलब है विंटर में पीक लो टेम्परेचर में बिल्कुल वहीं पे बैठ जाएंगे, कुछ काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं करना, क्योंकि एनर्जी लॉस करेंगे भैया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए थिक स्किन फर रहेगा आपकी इंसुलेशन प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, माउंटेन अडेप्टेशन हुआ है कई सालों से। इसके अलावा ग्रासलैंड में आपने देखा, ग्रासलैंड मतलब जो घास वाली एरिया है, ग्रासलैंड एरियाज। अब ग्रासलैंड एरिया में क्या होता है कि आपको बड़े बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे, आपको घास मिलेगी, कई जगह पे छोटी छोटी घास, कहीं पे थोड़ी सी ऑलमोस्ट 6 फीट तक की हाइट की आपको ग्रास मिल जाएगी। तो ग्रासलैंड में क्योंकि पेड़ नहीं है, यानी कि छाया नहीं है, वहाँ पे शैडो आपको नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे
वहाँ पे आपको जो प्लांट्स होंगे, जो एनिमल्स होंगे, उनकी अलग तरह की अडेप्टेशन होती है। जैसे ग्रासलैंड में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी की वजह से कई बार आपने देखा होगा कि आग लग जाती है, फायर लग जाती है ना। अगर आग लग गई, क्योंकि ड्राई मास बहुत ज़्यादा, आग लग गई, तो आग लगने के बाद फिर से आपको वापस उगना है, तो यहाँ पे इनके पास एक अडेप्टेशन होती है कि वो सर्वाइव कर जाएंगे, उनके रूट सर्वाइव कर जाएंगे, रूट सर्वाइव कर जाएंगे और वापस प्लांट ग्रो हो जाएगा। एनिमल्स में भी आपने अडेप्टेशन देखी होगी कि भैया तेज होते हैं, तेज तरार। अब दोनों भी, जैसे प्रेडेटर भी तेज होगा और प्रे भी तेज होगा, कंपटीशन चलेगी। इसके अलावा कैमोफ्लाज कर सकते हैं। कैमोफ्लाज मतलब खुद को घास में छुपा लेंगे, जैसे हिरन विरन है, भाग के कहीं पे छुप जाएंगे। इसके अलावा ग्रुप बिहेवियर होता है, क्योंकि बचना है ना, बचना है तो ग्रुप बिहेवियर रहेगा। तो इस तरह की अडेप्टेशन उन्होंने की हुई है, ठीक है। इसके अलावा एक्वाटिक में, अब एक्वाटिक में तो काफी सिंपल चीज है। एक्वाटिक मतलब पानी वाली चीजों में, जैसे ओशंस में, ओशंस हो गया। एक्वाटिक में आपको ओशंस मिलेंगे, ओशन के अलावा आपको पॉन्ड्स और लेक्स मिलेंगे, ठीक है। अब ओशन में आपको जो एनिमल्स मिलेंगे वो क्या होते हैं, उन एनिमल्स में उनको भी ब्रीथ करना है। अगर ब्रीथ करना है तो ब्रीथ कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास ब्रीथ करने के लिए गिल्स होंगे। आपने देखा होगा जैसे मछली, एक फिश आपने देखी होगी, फिश को गिल्स होते हैं जिससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा उनका शेप भी कुछ उसी तरह का बन चुका है। कई सारे एनिमल्स है जहां पे ब्लो होल्स होते हैं, जैसे स्पेशली आपने वेल में देखा होगा, ठीक है। तो ब्रीदिंग के लिए अडेप्टेशन हुई है। इसके अलावा जो लेक और पॉन्ड्स में आपको मिलेंगे, लेक और पॉन्ड्स में जैसे जो प्लांट्स होते हैं, आपने यहां पे देखा होगा, इनके जो रूट्स होंगे, रूट्स बहुत ही छोटे होंगे, रूट्स आर स्मॉल, रूट्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है। रूट छोटे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कुछ प्लांट्स हैं जिनके लीफ बहुत ही वेवी होते हैं, वेवी, क्योंकि पानी के साथ तो कंटिन्यूसली मूव होंगे और ठीक हो जाएंगे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सम प्लांट्स दे हैव रिबन लाइक लीव्स, पानी के साथ ऐसा लगे कि पानी के साथ ही मूव हो रहे हैं। रूट्स इनके बहुत छोटे रहेंगे। स्टोमेटा इनका, यानी कि लीव्स के नीचे जो स्टोमेटा रहेगा वो ऑलवेज ओपन ही रहेगा, कभी कभार फ्लोट करने के लिए। तो बहुत सारी अडेप्टेशन ये लोग भी कर चुके। इसके अलावा एनिमल्स में जो अडेप्टेशन होती है, जैसे कि टिपिकली आपने देखा होगा लेक और पॉन्ड में फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग, राइट, फ्रॉग्स लेक्स और पॉन्ड्स में। और यहां पे आपने देखा होगा स्पेशली लेक्स और पॉन्ड्स में एनिमल्स एम्फीबियन बन जाते हैं। एम्फीबियन का मतलब है कि भैया पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। इनमें कुछ अडेप्टेशन हुई रहती है, जैसे कि पैरों में उनके वेब आ गया है, स्विम भी करना है, जैसे वेबिंग आ चुकी है, ठीक है। ये लोग, इन लोगों के पास अगेन बाहर, यानी कि पानी के बाहर है तब भी ब्रीथ करने की कैपेसिटी है, और पानी के अंदर है तब भी ब्रीथ करने की कैपेसिटी है। तो डुअल काइंड ऑफ अडेप्टेशन हो चुकी है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग अडेप्टेशन हो चुकी है। इनफैक्ट इसके ऊपर हम लोग और भी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, जैसे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में आपने इसको डिस्कशन करना है फिर से। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा इन हैबिटेट्स के बारे में देखेंगे और इन अडेप्टेशंस को देखेंगे, क्योंकि हम लोग और भी एडवांस लेवल में पहुंचेंगे। बट क्योंकि 6th में आपने एक बेसिक आइडिया ले लिए, तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोगों ने सीखा क्या, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, उसे कहते हैं हैबिटेट। किसी भी हैबिटेट में रहने के लिए मुझे अडेप्ट करने की जरूरत है। अडेप्टेशन लंबा प्रोसेस है, और अडेप्टेशन आपने देखा अलग अलग हैबिटेट्स की, डेजर्ट की बात हो, माउंटेन की बात हो, ग्रासलैंड की बात हो, ओशंस की बात हो, लेक्स की बात हो, पॉन्ड्स की बात हो, ये सारी चीजें, ठीक है। सो इन आवर सब्सिक्वेंट क्लासेस हम लोग इस नॉलेज के ऊपर और भी बिल्ड करेंगे जब हम लोग एनसीईआरटी 7th, 8th, 9th में पहुंचेंगे। बट दिस इज the end of today's discussion, and after a long time I hope that you have liked this particular discussion. Thank you for watching this particular video and good night. जाने से पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आपको मुझे फॉलो करना है, अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, कोई सवाल है, कोई मैसेज है, कोई इनपुट है, तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी @RahulSai222. Thank you for watching this video again. जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।